तो दोस्तों आज हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं गैंग्स ऑफ गोदावरी मूवी को, जो कि हाल ही में आई है। और ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड चलिए बढ़ते हैं हम कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें गोदावरी नाम का गांव दिखाया जाता है, जो कि कानून की व्यवस्था के हिसाब से नहीं बल्कि गांव के पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से चलता था। इसके बाद हम कुछ आदमियों को एक पुरानी गुफा में जाते हुए देखते हैं, जहां गंगा मैया की मूर्ति स्थापित थी और उन्हें वहां पूजा जाता था। साथ ही वहां काफी सारे त्रिशूल लगे हुए थे, जिन पर कलावे बांध रखे थे। दरअसल गांव वालों की ऐसी मान्यता थी कि अगर तुम त्रिशूल पर कलावा लगाते समय किसी भी दुश्मन का नाम लोगे तो उसकी मौत पक्की है। और ये चारों मैया की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर त्रिशूल गाड़ कर उस पर कलावा बांधते समय किसी दुश्मन का नाम लेते हैं। अब वो दुश्मन कौन है वो तो हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेल में, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रत्ना होता है और उसे काफी सारे लोग मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार नहीं पाते। फिर हम उन चारों आदमियों को देखते हैं जो रत्ना को कहते हैं कि हमने तुझे काफी बार मारने की कोशिश करी है, लेकिन आज तक तुझे कोई नहीं मार पाया, मगर इस बारी हमने तेरे नाम का कलावा बांध दिया है। साथ ही में हमें तेरी कमजोरी भी पता लग गई है, तो क्या अब तू मरने के लिए तैयार है? जिस पर रत्ना कहता है कि हाँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपनी कमजोरी से मिलकर उसे अपने अतीत के बारे में कुछ बताना है। अब ये रत्ना का अतीत क्या है और उसकी कमजोरी कौन है, वो हमें आगे मूवी में पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की डायरी खोलकर पढ़ रही होती है और हमें कई साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम रत्ना को माला के साथ रात बिताने के बाद बिना पैसे दिए उल्टा उसके पैसे छीनकर भागते हुए देखते हैं। और माला कहती है कि अगर अगली बार आया तो तुझे मैं पक्का मारूंगी। इसके बाद रत्ना उन पैसों से जुआ खेलने जाता है, जहां हम उन चारों आदमियों को देखते हैं जो रत्ना को मूवी की शुरुआत में मारने की कोशिश कर रहे थे। खैर, अब जुआ खेलने के बाद रत्ना जुए में लगाए हुए पैसे जीत जाता है और तब उन चारों का एक पांचवा दोस्त आता है, जो रत्ना को पैसे ले जाने से पहले कहता है कि ये पैसे तो माला के हैं, वो तेरी इतनी फिक्र क्यों करती है और अपना सारा पैसा तुझे क्यों देती है? मैं इन पैसों को तुझे ले जाने नहीं दूंगा। तब रत्ना उसके हाथ पर दारू डालकर आग लगा देता है, जिस वजह से उसके उसे हाथ हटाना पड़ता है। और रत्ना कहता है कि वो अपनी चीज किसी को भी नहीं लेने देगा। इसके बाद रत्ना को जुगाड़ करके जॉनी लीवर कंपनी में नौकरी ढूंढ लेता है और आकर माला को ये बात बताने लगता है। तब माला पहले तो उस पर गुस्सा होने लगती है, लेकिन रत्ना उसे प्यार से समझाता है कि कल से हम पूरे गांव में शैम्पू और साबुन डिलीवर करेंगे और मैं तुझे इस काम को करते हुए नहीं देख सकता। फिर अगले दिन रत्ना शैम्पू और साबुन डिलीवरी करने लगता है और उसका काम अब अच्छा चलने लग गया था। लेकिन वो रत्ना का काम अच्छा चलते हुए देखकर उस पांचवें आदमी को जलन होने लगती है और वो माला के घर पर आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। माला उससे ये सब करने से मना करती है, मगर वो आदमी उस पर फेंके हुए पैसे फेंक कर कहता है कि बस तू अपना दाम बोल। तब माला उसकी गर्दन पर चाकू रख के कहती है कि यहाँ से चला जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। और वो आदमी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रत्ना को ट्रक चलाते हुए देखते हैं और उसका मैनेजर मूर्ति कहता है कि इतनी रात को डिलीवरी करने की क्या जरूरत थी। जिस पर रत्ना पूछता है कि तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश तो नहीं है। और तभी ट्रक पर वो पांचवा आदमी अपने गांव के कुछ लड़कों के साथ हमला कर देता है। तब रत्ना ट्रक को किसी और को संभालने के लिए देता है, जो कि उसकी डिलीवरी करने में मदद करता था, और खुद ट्रक के ऊपर चढ़कर उन आदमियों को मारने लगता है। इसी हाथापाई में एक लड़का ट्रक के नीचे आ जाता है, जिसके उसी टाइम पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर सभी आदमी शॉक्ड हो जाते हैं और ट्रक से नीचे उतर जाते हैं। फिर थोड़ी दूर जाने बाद रत्ना ट्रक से नीचे उतरता है और वो देखता है कि उसके सामने काफी सारे ट्रक खड़े हुए हैं, जिसमें इलीगल तरीके से रेत भर के ले जा रही थी। लेकिन ये कांड किसी भी गांव वाले को नहीं पता होता है। तब रत्ना का साथी बेडी रत्ना को बताता है कि इन सब को कंट्रोल करने वाला एमएलए डोरास्वामी राजू है, लेकिन ऑपरेशन में भी उसके दुश्मन बैठे हुए हैं। और एक जमींदार है जिसका नाम है नानाजी, और गांव के चौक में उसके बाप की मूर्ति भी लगी हुई है। डोरास्वामी पर भरोसा करके नानाजी ने उसे इलेक्शन लड़ने का टिकट दिया था, मगर डोरास्वामी पार्टी बदलकर नानाजी के सामने खड़ा हुआ और जीत भी गया।
इस बात को नाना जी ने अपने दिल से लगाया और सालों से अपने आदमियों को उसके अगेंस्ट जिताने में लगे हुए हैं। इस पर रत्ना कहता है कि नाना जी को पावर चाहिए, लेकिन डोरा स्वामी के पास पावर और पैसा दोनों है, तो उसके पैरों में पड़ने में कोई बुराई नहीं है। जिसके बाद रत्ना सीधा डोरा स्वामी के पास जाता है और वो डोरा स्वामी की काफी तारीफ भी करता है। इसके बाद डोरा स्वामी रत्ना को अपनी टीम में ले लेता है और धीरे धीरे रत्ना डोरा स्वामी का भरोसा जीत लेता है। फिर एक दिन मूर्ति कहता है कि इसे तो दलाली कहते हैं, जिस पर रत्ना कहता है कि ये सब छोड़ और ये देख, रेत की तस्करी का सारा पैसा यहाँ आता है। जिसे डोरा स्वामी का साला पैसे गिन के अपनी बहन को दे देता है। इसके बाद रत्ना, मूर्ति और बेड़ी बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहां पर कुछ लड़के ट्रक पर बैठकर जा रहे होते हैं, तो रत्ना पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, जिस पर एक लड़का बताता है कि कल रात पापा और उनके दोस्त चोरी करने गए थे, जिसमें से एक लड़के की मौत हो गई, तो उसकी बीवी ने मेरे पापा और उनके दोस्तों पर कंप्लेंट करके उन्हें जेल में डलवा दिया है। तब रत्ना को रात के इंसिडेंट का याद आता है, जब लड़ाई के दौरान एक लड़का ट्रक के नीचे आकर मर जाता है और ये लड़का होने की बात कर रहा था। फिर रत्ना सीधा डोरा स्वामी के पास जाता है और उसे कहता है कि देखो दादा, मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम रेत के साथ साथ ईंटों का भी और यहाँ तक कि घर भी बनाकर बेचना चालू कर दे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ गुंडों की जरूरत पड़ेगी, अगर कहीं लड़ना वगैरह पड़ गया तो। जिस पर डोरा स्वामी पूछता है कि तेरी नजर में ऐसे कोई गुंडे हैं क्या? तो रत्ना कहता है कि हाँ, लेकिन वो तो जेल में है और उन्हें छुड़ाने के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। तब डोरा स्वामी रत्ना को पैसे दे देता है, जिसके बाद रत्ना उन आदमियों को जेल से छुड़ा लेता है। अब उन चारों को रत्ना ने जेल से छुड़ाया तो था, तो वो चारों आदमी भी रत्ना के साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। इसके बाद रत्ना उन आदमियों के साथ मिलकर डोरा स्वामी के लिए हर काम करता है और धीरे धीरे वो डोरा स्वामी के साले की जगह ले लेता है, जो कि डोरा स्वामी का बहुत ही खास था। अब डोरा स्वामी का सारा कारोबार रत्ना ही संभालने लगा था। एक रोज बेड़ी रत्ना और मूर्ति राज को कहीं जा रहे थे, जहाँ रास्ते में उन्हें एक कार ठुकी हुई दिखती है, जिसमें एक लड़की बेहोश थी और रत्ना को उसे देखते ही प्यार हो जाता है। तब रत्ना उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। फिर रत्ना हॉस्पिटल से माला के पास जाता है और उसे बताने लगता है कि आज मैंने एक खूबसूरत लड़की देखी, जिसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। और वो बताता है वो किसकी बेटी है, नाना जी की। नाना का नाम सुनते ही माला शॉक्ड हो जाती है। अब अगले दिन रत्ना उन चारों आदमियों के साथ मिलकर नाना जी की जमीन पर कब्जा कर लेता है। उसके बाद नाना जी का आदमी उन्हें बताता है कि डोरा स्वामी की गैंग में एक लड़का है जो कि उसके सारे काम करता है और अब उसकी नजर हमारी जमीन पर है, तो उसे मिलने के लिए बुलाओ। इसके बाद रत्ना और मूर्ति नाना के पास जाते हैं, जहाँ नाना जी रत्ना से कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए तूने मेरी जमीन पर कब्जा क्यों कर लिया? तो रत्ना कहता है कि आप मुझे रेस्ट भी करवा सकते थे या मुझे मरवा भी सकते थे, लेकिन आपको मुझसे ऐसा क्या काम है जो आपने मुझे तुरंत बुला लिया? तो नाना जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एमएलए की टिकट दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इलेक्शन में डोरा स्वामी के लिए सामने खड़ा होना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें मुझे 5 करोड़ रुपए देने होंगे, जिसके लिए रत्ना तुरंत मान जाता है। अब पैसों का इंतजाम करने के लिए रत्ना उन चार आदमियों के साथ मिलकर डोरा स्वामी को किडनैप करवा लेता है और उनके सामने ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे वो भी डोरा स्वामी के साथ किडनैप हुआ हो। तब रत्ना डोरा स्वामी को छोड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगता है और डोरा स्वामी डर से उसे वो दे भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर डोरा स्वामी को कुछ भी पता नहीं लगता कि ये सब कारनामा रत्ना ने किया था। फिर अगले दिन रत्ना 5 करोड़ रुपए लेकर नाना जी को दे देता है और वही डोरा स्वामी एक पुलिस इंस्पेक्टर उसे कहता है कि ये काम किसी अंदर वाले ने किया है, तो जल्द से जल्द उसका पता लगाओ। इधर रत्ना के पास नाना जी की बेटी बुज्जी आती है और कहती है कि तुम बुरे आदमी हो, तुमने हमारी जमीन पर कब्जा क्यों करा? तब रत्ना उसके सामने इनोसेंट बनता हुआ कहता है कि ये जमीन मैंने उन लोगों के लिए कब्जा करी थी जिनका घर बाढ़ में बह गया था, उन्हें भी तो रहने के लिए जमीन चाहिए ना। अब गरीब के लिए इतनी फिक्र करता हुआ देखकर बुज्जी रत्ना से इम्प्रेस हो जाती है। फिर अगले दिन रत्ना सो रहा होता है, तब एक महिला उसे उठाती है, जिस पर रत्ना कहता है कि क्या हुआ दीदी? वो महिला उसे बाहर लेकर जाती है और कहती है कि सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तूने वो जमीन हमारे लिए कब्जा करी है और तू हमें घर बना कर देगा। इस पर रत्ना को अंदर से काफी गुस्सा आता है,
लेकिन वो कहता है कि ये तो सच है, मैं आप सभी को सरप्राइज देना चाहता था। और आपको ये बात किसने बताई? तब वो महिला बुज्जी की ओर इशारा करती है और रत्ना बुज्जी को देखता है जो कि बच्चों के कपड़े बांट रही होती है। तब बुज्जी रत्ना को उस जमीन के कागज देती है जिस पर रत्ना ने कब्जा किया था, ताकि रत्ना को आगे कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद रत्ना और बुज्जी का मिलना जुलना चालू हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। फिर एक दिन डोरा स्वामी सभी मेंबर्स को मीटिंग में बुलाता है और कहता है कि इस बार ही शायद हम इलेक्शन में हार जाएंगे, इसलिए हमारे कैंडिडेट इस बार ही नाना जी की तरफ से खड़े होंगे। अब ये मीटिंग होने के अगले ही दिन नाना जी की पार्टी और डोरा स्वामी की पार्टी के बीच झगड़ा होने लगता है, क्योंकि रत्ना ने नाना जी के बाप की मूर्ति का सर तोड़ दिया था और सबको लग रहा था कि ये काम डोरा स्वामी ने किया है। तब वो नाना जी आते हैं और वो डोरा स्वामी को ताने मारने लगते हैं कि जो काम तूने किया है वो तो औरतें भी नहीं करती। जिस पर डोरा स्वामी कहता है कि मैंने ये ऐसा कोई काम नहीं किया है और इस बार भी मैं अपनी तरफ से लड़ूंगा, दम है तो मुझसे जीत के दिखाओ। अब नाना जी की रत्ना को बुला के कहते हैं कि इस बार तुम्हारे सामने ये खड़ा होगा, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद डोरा स्वामी गुस्से में अपने घर जाता है, जहाँ पुलिस इंस्पेक्टर आके उसे बताते हैं कि तुम्हें किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि रत्ना ही था। फिर थोड़ी देर में वहां रत्ना आता है, जिसे देखते ही डोरा स्वामी उसे चाटा मार देता है और कहता है कि मेरा सारा पैसा मुझे ला कर दो। तब रत्ना कहता है कि कौन सा पैसा दादा, वो सब तो इलेक्शन में खर्चा हो गया। आप मुझ पर भले ही गुस्सा हो, मगर मैं तो आपका ही बेटा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मैं इस बार इलेक्शन में पक्का जीतूंगा। ये कहकर रत्ना वहां से चला जाता है। अब हमें यहाँ पर रत्ना का हिसाब समझ नहीं आता कि वो आखिर करना क्या चाहता है, क्योंकि वो तो कभी इसकी साइड होता है तो कभी उसकी साइड। खैर, अब गांव में इलेक्शन होते हैं जिसमें रत्ना जीत जाता है, यानी अब गांव का एमएलए रत्ना बन गया था। इलेक्शन जीतने के बाद रत्ना पहले डोरा स्वामी के पास जाकर उसे लड्डू खिलाता है। फिर उसके बाद नाना जी के पास जाता है, जहाँ नाना जी को बुज्जी बताती है कि मैं रत्ना से प्यार करती हूँ। तब नाना जी उसे चाटा मार के कहते हैं कि तुझे इसकी हकीकत पता है, आज इतने दिनों बाद मेरे लिए इतनी खुशी का दिन आया है, क्योंकि उसने डोरा स्वामी को हराया था, लेकिन तूने सब मिट्टी में मिला दिया। तब रत्ना बुज्जी से पूछता है कि तू मेरे साथ चलना चाहती है कि नहीं, और बुज्जी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। तब रत्ना नाना जी के साथ भी दुश्मनी मोल लेता है, बुज्जी को अपने साथ ले आता है, जहाँ बुज्जी रत्ना के घर के अंदर जाने से पहले रत्ना से वादा लेती है कि तुम पक्का गरीबों को वो जमीन दोगे ना, जिस पर रत्ना हाँ कहता है। फिर हम रत्ना को उस जमीन पर पूजा करते हुए देखते हैं। तभी मूर्ति रत्ना से कहता है कि प्यार के चक्कर में तुम एक काम तो अच्छा कर रहे हो, जिस पर रत्ना कहता है कि पॉलिटिशियन तो हमेशा झूठे वादे करते हैं, मेरा बस चले तो इन गांव वालों की जमीन भी हड़प लूं। जो सुनकर मूर्ति दंग रह जाता है कि ये रत्ना कितना चालू है। तभी वहां पर नाना जी आते हैं और कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी जमीन पर कब्जा करने की, और ये कहकर वो उसे चाटा मार देते हैं। अब सभी गांव वालों के सामने उसे चाटा पड़ने पर रत्ना भी नाना जी को चाटा मार देता है, जिस वजह से नाना जी का देहांत हो जाता है और हम देख पाते हैं कि रत्ना कितना ज्यादा घमंडी हो चुका है। इसके बाद नाना जी के अंतिम संस्कार के समय वहां पर डोरा स्वामी आता है, जो कि बुज्जी से कहता है कि बेटा, नाना जी और मैं भले ही दुश्मन थे, लेकिन मैंने कभी भी उनकी मौत नहीं चाही, और जिससे तुम शादी कर रही हो वो कोई इंसान नहीं बल्कि रावण है, रावण। तो बुज्जी सीधा पुलिस स्टेशन जाकर रत्ना के ऊपर केस कर देती है, क्योंकि वो तो रत्ना के ऊपर केस कर देती है क्योंकि वो तो उससे पहले से गुस्सा थी। और रत्ना अपने आदमियों से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर रहो, और जब तक बुज्जी केस को वापस नहीं ले लेती तब तक मैं जेल में ही रहूंगा। अब रात को रत्ना थाने में होता है। वही दूसरी तरफ हम डोरा स्वामी को देखते हैं, जिसकी गैंग में अब तो पांचवा आदमी भी शामिल हो गया था, जो कि रत्ना से शुरुआत से ही काफी जलता था। और वो पूछता है कि आपने रत्ना को मारने के लिए किसे भेजा है। फिर हम थाने का सीन देखते हैं, जहाँ सभी पुलिस वाले रत्ना को छोड़कर स्टेशन से बाहर चले गए थे। तभी वहां पर काफी सारे गुंडे आकर रत्ना पे हथियार से 3 बार वार करते हैं। डोरा स्वामी को फोन करते हैं और कहते हैं कि हमने उसे खत्म कर दिया है। तब वो पांचवा आदमी पूछता है कि तुमने उस पर कितने वार किए, जिस पर वो गुंडे बताते हैं कि 3 बार वार किए। ये सुनकर पांचवा आदमी कहता है कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दरअसल रत्ना ने 3 बार कसम खाकर गंगा मैया को भेंट किया था, जिसके बाद रत्ना उठता है और सभी गुंडों को मारने लगता है।
फिर सभी गुंडों को वो खत्म करने के बाद सीधा रत्ना डोरा स्वामी के पास जाता है जहाँ बुज्जी भी होती है और वो डोरा स्वामी का गला घोटने लगता है। तो बुज्जी उसे छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन रत्ना उसका गला नहीं छोड़ता। तो बुज्जी रत्ना को गोली मार देती है। फिर गोली लगते ही रत्ना बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसके आदमी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। फिर रास्ते में रत्ना दोबारा जाग जाता है और कहता है कि मैंने उसके बाप को मार दिया था, इसलिए उसे गिल्ट फील कराने के लिए मैंने उसके हाथ से गोली खाई। और ये कहकर वो हंसते हुए दोबारा बेहोश हो जाता है। यानी रत्ना के साथ जो कुछ भी होता है उसकी प्लानिंग वो पहले से ही कर लेता था। आप सभी लोग हॉस्पिटल में बैठे होते हैं जहाँ माला बुच्ची को बताती है कि रत्ना की इंसानियत तो 8 साल की उम्र में खत्म हो गई थी और उसी वजह से तेरा बाप था। तब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हमें पता चलता है कि रत्ना की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और रत्ना के लिए उसका बाप गेड़ा राजू ही उसकी पूरी दुनिया था। लेकिन गेड़ा राजू के लिए गांव वाले उसकी दुनिया थे और गांव वालों पर कोई भी दिक्कत आने पर गेड़ा राजू सबसे आगे खड़ा रहता था। फिर किसी झगड़े की वजह से गेड़ा राजू को 4 साल की जेल हो जाती है और जेल से बाहर आने के बाद नाना जी उसे एक काम देते हैं। दरअसल उन दिनों में नाना जी ने डोरा स्वामी को इलेक्शन में खड़ा करा था, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि डोरा स्वामी इस बार इलेक्शन में हार जाएगा, तब उन्होंने गेड़ा राज और उसके आदमियों को बैलेट बॉक्सेस को नदी में फेंकने के लिए कहा था। हालांकि तब गेड़ा राजू बैलेट बॉक्सेस को नदी में फेंकने की जगह इलेक्शन ऑफिसर को दे आता है। अब इस बात से गेड़ा राजू पर पूरा गांव भड़कने लगता है कि अभी तक इस सरकार ने हमारे लिए करा ही क्या था। अच्छा रहेगा कि ईमानदारी से सरकार बने जिससे हमारे गांव का कुछ विकास होगा, और अगर कुछ बुरा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। अब अगले दिन गेड़ा राजू कहीं से गांव से वापस लौटता है जहां पर वो देखता है कि सारी झोपड़ियां तोड़ रखी थी और एक महिला रोते हुए पूछती है कि तूने कहा था कि सारी जिम्मेदारी तेरी होगी, तो वो पुलिस वाले हमारे आदमियों को क्यों उठा के लेके गए। दूसरी तरफ हम नाना जी को देखते हैं जो थाने में जाकर गांव वालों को छुड़ाते हैं और उन्हें भड़काते हुए कहते हैं कि ये सब गेड़ा राजू की वजह से हुआ है और अगर तुमने उसे खत्म नहीं करा तो इस बार ही तो पूरा गांव जल सकता है। अब गांव वालों के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि गेड़ा राजू ने ही उन्हें धोखा दिया, जिसके बाद गेड़ा राजू के आदमी उस गुफा में जाकर गंगा मैया की मूर्ति के आगे त्रिशूल गाड़ कर कलावा बांध के गेड़ा राजू का नाम लेते हैं ताकि वो मर जाए। फिर हम गेड़ा राजू को देखते हैं जिसे एक पेड़ से बांधा होता है और रत्ना के हाथ में एक मशाल जलाकर दी जिससे वो अपने बाप को जला दे। पहले तो रत्ना में इस काम को करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तब गेड़ा राजू रत्ना को कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, उसी तरह तुझे भी नहीं डरना चाहिए। अगर तू मुझे जलाए तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैंने इस संसार में आकर कुछ तो अलग करा है और मैं इन गांव वालों के हाथों से मरना नहीं चाहता। जिसके बाद रत्ना गेड़ा राजू पर मशाल फेंकता है और गेड़ा राजू जिंदा जल जाता है। यानी यही वजह थी कि रत्ना का दिल इतना ज्यादा पत्थर हो गया था। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ बुज्जी अपना केस वापस ले लेती है। तब रचना पूछता है कि चल बता तू क्या चाहती है। जिस पर बुज्जी कहती है कि हमारे घर पर आज के बाद कोई लड़ाई नहीं होगी। रत्ना कहता है कि चल मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी से नहीं लड़ूंगा। तभी बुज्जी बताती है कि तुम बाप बनने वाले हो। तो ये सुनकर रत्ना काफी खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोरा स्वामी का बेटा विदेश से वापस आ गया है और आते ही वो बुज्जी को किडनैप कर लेता है। हालांकि थोड़ी देर बाद वो उसे एक चौराहे पर छोड़ देता है। फिर ये खबर रत्ना को पता लगने पर वो बेचैन सा हो जाता है और डर के मारे उसकी सांसें फूलने लगती है। रत्ना को लग रहा था कि ये काम नाना जी के आदमी का होगा और वो अपने आदमियों को नाना जी के आदमियों को मारने के लिए भेजता है। और हमें पता चलता है कि ये तो डोरा स्वामी के बेटे का प्लान था। अब रत्ना के आदमी नाना जी के आदमी को मारने ही वाले होते हैं। तभी बुज्जी रत्ना को ये काम करने से रोकती है और उसे अपने बच्चे की कसम भी दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रत्ना ने अब लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया था और कुछ दिनों बाद उसका एक बेटा होता है जिससे वो काफी खुश होता है और पूरे गांव में पैसा उड़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डोरा स्वामी गुस्से में चिल्ला रहा होता है कि वो जितना भी पैसा उड़ा रहा है वो सारा पैसा मेरा है। जिस पर उसका बेटा कहता है कि चिल्लाइए मत, मेरे पास एक प्लान है। और अगले दिन वो इलेक्शन में रत्ना के सामने उस 5वें आदमी को खड़ा कर देता है। साथ ही ये लोग रत्ना के घर पर रेड पड़वा देते हैं, जिस वजह से रत्ना का सारा काला पैसा जब्त हो जाता है। अब धीरे धीरे रत्ना की इमेज गांव वालों के सामने गिरने लगती थी। इस बीच डॉक्टर रत्ना को बताती है कि आप दोबारा से पापा बनने वाले हैं।
लेकिन इस बारी रत्ना ज़्यादा खुश नहीं होता क्योंकि इलेक्शन सर पर था और इलेक्शन वाले दिन रत्ना उनसे हार जाता है। अब उस 5वें आदमी के एमएलए बनने पर डोरास्वामी रत्ना को अरेस्ट करवाकर उसका एनकाउंटर करने के लिए बोलता है। तो जब पुलिस वाला रत्ना को मारने वाला होता है तभी उसे डोरास्वामी का कॉल आता है जो कि उसे कहता है कि रत्ना को छोड़ दो क्योंकि माल और उसकी दोस्तों ने डोरास्वामी की गर्दन पर रखा हुआ होता है और अगर वो ऐसा नहीं करता तो माला उसे मार देती। इसके बाद रत्ना अपने आदमी के साथ मिलकर उस एमएलए की पार्टी में जाकर उसी के लोगों को मार डालता है। जिसके बाद वो 5वां आदमी यानी एमएलए अपने आदमी से कह रहा होता है कि सोचो कि रत्ना की इज्जत गांव वालों के दिल में कितनी ज्यादा है कि वो बाजार औरत रत्ना को बचाने के लिए डोरास्वामी जैसे आदमी के गर्दन पर चाकू रख सकती है। फिर हम रत्ना के घर का सीन देखते हैं जहाँ एमएलए के आदमी आकर पूरे गांव वालों पर पत्थर मारने लगते हैं। तब रत्ना अपनी बीवी और बच्चे को बेड के नीचे छुपाकर बचाता है। फिर थोड़ी देर बाद माहौल शांत हो जाता है। तब रत्ना अपने आदमियों से मीटिंग फिक्स करवा के सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए कहता है। जिसके बाद रत्ना के चारों आदमी उस 5वें आदमी एमएलए से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि रत्ना से मीटिंग फिक्स करना चाहता है। देखते हैं अभी भी हमारा दोस्त है और रत्ना आप सब चीजें भुलाकर सब कुछ मामला शांत करना चाहता है। जिस पर एमएलए कहता है कि भले तुम लोगों ने मुझे छोड़ दिया था लेकिन मैं आज भी तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम लोगों के लिए आज मैं मीटिंग में जरूर आऊंगा। अब अगले दिन नदी के बीच में मीटिंग फिक्स की जाती है जहाँ रत्ना डोरास्वामी का सारा पैसा लुटाकर हाथ जोड़कर कहता है कि अब मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ तो बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। तब जाते समय डोरास्वामी का बेटा रत्ना से कहता है कि मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूँ क्या। तभी रत्ना अचानक से चाकू निकालकर एमएलए के सर पर मारकर उसे खत्म कर देता है जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और रत्ना कहता है कि अभी तक तो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे तब मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन कल रात तुमने मेरी बीवी बच्चों पर पत्थर फेंक कर गलती कर दी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर रत्ना वहां से चला जाता है। फिर घर आकर वो चारों आदमी रत्ना का विरोध करते हैं और कहते हैं कि समझौते के बीच में किसी को मारना बहुत गलत है। यहाँ रत्ना और इन चारों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है और रत्ना गुस्से में कह देता है कि तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो करो वरना यहाँ से चले जाओ। तब ये चारों आदमी अपने गांव चले जाते हैं जहाँ ये देखते हैं कि एमएलए है का भाई रत्ना को मारने के लिए गांव के लोगों को इकट्ठा कर रहा होता है। तभी चारों एमएलए के भाई से कहते हैं कि तुम्हें रत्ना को मारने के लिए पहले हमें खत्म करना होगा। इधर हम रत्ना को देखते हैं जो बार बार फोन कर रहा था लेकिन उन चारों में से कोई भी उसका फोन नहीं उठाता। तब रत्ना को ऐसा लगने लगता है कि कहीं उसके आदमी उसे मारना तो नहीं चाहते और वो माला को कहता है कि उन चारों को फोन करके खाने पर बुला। फिर रत्ना को अपने पापा के दिन याद आते हैं कि कैसे उसके पापा को उन्हीं के आदमी ने मारा लेकिन रत्ना ऐसा मरना नहीं चाहता था इसलिए वो खाने में जहर मिला देता है और इस बात की भनक माला को भी नहीं होती। जिसके बाद वो चारों आदमी आते हैं और माला उन्हें खाना खिलाने लगती है। तब खाना खाते समय वो चारों कहते हैं कि रत्ना अभी हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते और हमने सब कुछ सेटलमेंट कर दिया है। अब कोई भी तुझे मारने के लिए नहीं आएगा। ये सुनते ही रत्ना को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती हो चुकी है और वो सबको सीधा हॉस्पिटल लेकर जाता है। तब हॉस्पिटल में टाइम पर पहुंचने पर चारों आदमियों की जान बच तो जाती है लेकिन जब माला को पता लगता है कि रत्ना ने उनके खाने में जहर मिलाया था तो वो उसे चाटा मार देती है और कहती है कि तू इतना बड़ा आदमी बन गया है कि तूने अपने ही दोस्तों को खाने में जहर देकर मारने की कोशिश करी। और उसे सुनकर वो वहां से चली जाती है। हालांकि ये बात उन चारों आदमियों के लड़के सुन लेते हैं और उसी दौरान रत्ना की बीवी भी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तो एक डॉक्टर आकर बताते हैं कि सर मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। अब अगले दिन बारिश हो रही होती है और रत्ना अपनी बीवी और बच्चों को घर ले जाने के लिए कार में बिठा रहा होता है। फिर जैसे ही रत्ना कार चलाने लगता है तभी उन चारों आदमियों के बेटे रत्ना की कार को दूसरी कार से ठोक देते हैं जिसमें रत्ना की बीवी को काफी चोटें आती है। फिर रत्ना किसी तरह कार से उतरकर अपने बच्चों को पहले कार से बाहर निकालता है और उन चारों आदमियों के लड़के रत्ना पर अटैक कर देते हैं। तब रत्ना पहले उन चारों से लड़ता है और फिर लड़ने के बाद वो अपनी बीवी को कार से बाहर निकाल कर हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ उसकी बीवी कहती है कि मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे और तुम्हारे अतीत का असर हमारे बच्चों पर नहीं होना चाहिए। ये कहकर उसकी बीवी अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद रत्ना अपनी बीवी का अंतिम संस्कार करता है
और अपनी बच्ची को माला के हाथों सौंप देता है। इसके बाद कहानी उसी सीन पर आ जाती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जहाँ डायरी बंद होती है और माला एक लड़की को लेकर जेल में आती है, जहाँ वो लड़की रत्ना से मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हम उन चारों आदमियों को देखते हैं जो किसी तरह से जेल के अंदर आ जाते हैं, और कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इन चारों आदमियों के लड़कों को किसी ने मार दिया था, और उन्हें लग रहा था कि हमारे बच्चों को रत्ना ने ही मारा है। इसलिए उन चारों आदमियों ने रत्ना के नाम का कलावा भी बांधा था, और आज जेल के अंदर वो रत्ना को मारने ही आए थे। फिर हम रत्ना और उसकी लड़की को देखते हैं और पता चलता है कि ये तो रत्ना की बेटी है, जिसे सालों पहले उसने माला को सौंप दिया था। फिर ये दोनों कुछ बातें कर रहे थे और रत्ना की बेटी पूछती है कि आपने मुझे अपने अतीत के बारे में सब कुछ क्यों बताया? जिस पर रत्ना कहता है कि मेरे बारे में तुम्हारी माँ को ज़्यादा कुछ नहीं पता था, मगर वो फिर भी मेरे से प्यार करती थी। इसलिए इस बार मैंने तुम्हें सब कुछ बता, और अब मेरे दिल से काफ़ी बड़ा बोझ हल्का हुआ है। जिसके बाद रत्ना की बेटी उससे पूछती है कि आपने उन चारों आदमियों के लड़कों को नहीं मारा था ना, बल्कि उनके लड़कों को तो डोरा स्वामी के बेटे ने मरवाया था। तो आपने ये सच उन्हें क्यों नहीं बताया? तो रत्ना कहता है कि अगर मैं उन्हें ये सच बता दूं, तो वो भी डोरा स्वामी और उसके बेटे को मारकर जेल में आ जाएंगे, और मैं ऐसा नहीं होना देना चाहता। अब इन दोनों की बातों को वो चारों आदमी जेल के पीछे खड़े होकर सुन रहे होते हैं। तब उन चारों को रियलाइज होता है कि वो रत्ना को कितना गलत समझ रहे थे। जिसके बाद रत्ना अपनी बेटी को एक लॉकेट देता है। अब अगले सीन में वो चारों आदमी अपने बेटों की अस्थिया को नदी में बहा रहे होते हैं। यानी वो रत्ना की बात को समझ गए थे कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ, अगर इसके अलावा आपको कौन सी मूवी का या वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। बाकी तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।